सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सीधी सीधी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। झड़प पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था और पाकिस्तान की मीडिया भी दुनिया के सामने खबर नहीं ला रही थी, लेकिन मैं सबूत के साथ आपके सामने ये बात ला रहा हूं और लगातार बता रहा हूं। और अब पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को मान रही है और हमारी रिपोर्ट से भी सहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब खुद पाकिस्तान ने कह दिया है कि तालिबान खतरा बन रहा है और तालिबान की ये जो मिलिट्री है बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, यानी मिलिट्री बेसिस बना रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और खतरनाक इरादे तालिबान के हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सीधा सीधा तालिबान से कहा है कि इस तरह की हरकत बॉर्डर पर ना करें, बिल्कुल सीधी बात कही है। इसके अलावा खुद पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। बॉर्डर के इलाके में तालिबान के यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकू जो हैं वो एक्टिव हैं और पाकिस्तान आर्मी को निशाना बना रहे हैं। लगातार बॉर्डर पर टीटीपी झड़प कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री पर हमला कर रहा है। झड़प का ये वीडियो आपको मैं सबूत के तौर पर दिखाना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। ايوه احتياط احتياط हाँ मातर। देख लिया सबूत। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो बात आई है वो आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि बॉर्डर के उस पार से यानी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के कुछ आतंकवादी हमारे इलाके में आए और उन्होंने उस तरफ से पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया, हमारे इलाके में हमला किया। तो बॉर्डर पर टीटीपी और जो दूसरे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हैं, उन लोगों को हिम्मत मिल रही है तालिबान के ऐसे काम करने की वजह से। लगातार तालिबान बॉर्डर पर हिंसा भड़का रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार कह रही है। अब आइए मैं आपको एक और अपनी खबर को पुख्ता करने के लिए सबूत दिखाना चाहूंगा। चित्राल का इलाका, पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका जिस पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। अब ये ताज़ा तस्वीर देखिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के और भी फाइटर्स जो हैं वो तेज़ी से चित्राल के इलाके पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये बात क्लियर होती है कि चित्राल पर इस वक्त टीटीपी का पूरी तरह से कब्जा है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को पेट में दर्द हुआ, लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि भाई मैं कभी भी फर्जी न्यूज़ नहीं चलाता हूं। आपके यहाँ भी गोदी मीडिया है, हमारे यहाँ भी है, तो मैं आप लोगों के दर्द को भी समझ रहा हूं और अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के तमाम भारतीयों का मैं दर्द समझता हूं। इस वजह से मैं बिल्कुल अलग तरह से काम करता हूं, सबूत के आधार पर काम करता हूं। अब मैं आपका पूरा शक दूर करूंगा। पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में रुचि रखते हैं, सबूत के साथ उनके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं जिसमें आप ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो एंटर हो रहे हैं, ये चित्राल में पाकिस्तान मिलिट्री का जो बेस था उसके अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकू एंटर हो गए हैं और पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। साथ ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान का झंडा दीवार पर जो बना हुआ है उस पर आप देखिए ये टीटीपी के लोग पत्थर मार रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे की लगातार बेहुरमती कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही नारेबाजी टीटीपी कर रहा है। यानी ये सबूत है चित्राल के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री बेस जो है उस पर तक कब्जा टीटीपी ने कर लिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच, पाक आर्मी के बीच जो झड़प हो रही है, इससे आंच भारत पर भी आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भारत के लिए जो सामान एक्सपोर्ट करके ट्रक के जरिए रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से भारत आ रहा था पाकिस्तान से होता हुआ, वहां हुआ यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाक आर्मी के बीच जो झड़प हो रही थी, इस झड़प के दौरान दोनों में से किसने उस ट्रक में आग लगाई ये नहीं पता, लेकिन इस जंग में भारत आने वाले ट्रक में आग लगा दी गई। तो दोस्तों, टीटीपी और पाकिस्तान के बीच इस कदर की झड़प चल रही है।
ठीक इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ले चलूं तो पाकिस्तान के पेशावर में चलते फिरते रोड और मोहल्ले और इलाके में जबरदस्त धमाका हो गया। एक इंसान की फिलहाल मौत की खबर है और 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको मैं जो सऊदी अरब और यूरोप के देशों के साथ और ख़ासकर अमेरिका और सऊदी अरब की जो डील हुई है भारत के साथ उसकी जानकारी बता देता हूं। ये जो पटरी ट्रेन की बनेगी जो सीधा यूरोप तक जाएगी, आपको बता दूं ये रास्ता 6000 किलोमीटर तक का लंबा होगा। इंडिया से मिडिल ईस्ट डायरेक्ट जुड़ जाएगा और यूरोप भी डायरेक्ट जुड़ जाएगा। आपको बता दूं कि 3500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो समुद्र का होगा और 40% कम समय में अब भारत जो है यूरोप तक सीधा पहुंच पाएगा। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देश इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और इजराइल और जॉर्डन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बीच में वो भी आ रहे हैं। आपके सामने देखिए, ये मैं हिंदी में पूरा आपको समझाने के लिए ग्राफ लगा रहा हूं जिसमें आप देखिए मुंबई से लेकर दुबई, हैफा और पीरियस और इसके अलावा यूरोप तक सीधा ट्रेन की पटरी और समुद्री जाल वो सब बिछेगा। अब एक एक्स्ट्रा आपको बात बताता हूँ, ये जो ट्रेन की पटरी बिछेगी वो मुंबई तक नहीं होगी बल्कि ये ट्रेन जो मिडिल ईस्ट तक जुड़ेगी वो ट्रेन भारत की राजधानी नई दिल्ली तक आएगी। वो ट्रेन सिर्फ मुंबई तक नहीं, यानी दिल्ली से मिडिल ईस्ट भारत अब जुड़ जाएगा, जिससे बहुत बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। सऊदी अरब, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, तमाम बड़े देशों से भारत की डील हो गई है। इसके अलावा जिन मुसलमानों को मोदी जी के चाहने वाले पानी पी पी के गाली बकते हैं और जिनके यानी जिन मोदी जी के ये झुंड वाले हैं जो गलियों में बेरोजगार खड़े होकर मुसलमानों के कारोबार को ठप कर रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं और मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के सरदार, उन्हीं का राजा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मुसलमान देशों के सबसे बड़े देश सऊदी अरब से मुसलमान देश से डील कर चुके हैं। G20 की इस खास मीटिंग में मोदी सरकार को बड़ी सौगात सऊदी अरब ने दी है। भारत की राजकीय यात्रा पर सऊदी क्राउन प्रिंस जब आए हैं तो अपने साथ 100 बिजनेसमैन लेके आए हैं। इसके अलावा 7 मंत्रियों की डेलीगेशन के साथ आए। आपको बता दूं कि सेरेमोनियल वेलकम के बाद पीएम मोदी से बातचीत करी है, जिसके बाद बड़ा ट्रेड डील यानी बिजनेस का डील भारत के साथ हो गया है। और बड़ी बात यह है कि भारत और सऊदी अरब डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। लीजिए कर लीजिए बात। आपको बताना चाहूँगा, इस बीच प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में ये कहा कि सऊदी अरब कूटनीतिक हिसाब से भारत के लिए सबसे अहम और ज़रूरी देश है। ठीक इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भारतीय हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितने हमारे अरब के लोग। हमारे लिए भारतीय हमसे अलग नहीं है। आप यहाँ भारत के हिंदू नेता और हिंदूवादी आइकन वाले नेता को देख रहे हैं जो और जिनकी पार्टी मुसलमानों से नफरत करवाना सिखा रही है अपने ही लोगों को, वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुसलमानों के नेता एक मुस्लिम देश के नेता के साथ सीने से सीना मिला रहे हैं और डील पर डील करे जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत साफ साफ कहा कि सऊदी अरब में 7% भारतीय हैं, जो कि अच्छी खासी मात्रा है और वो हमसे अलग नहीं है। सुनिए। الجالية الهندية كان لها دور كبير جدا في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهي اليوم ما يقارب 7% من التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية، ونعتبرهم جزء منا في المملكة العربية السعودية، نراعيهم كما نراعي المواطنون السعوديون. نأمل من خلال هذا المجلس أن نحقق تطلعات شعوبنا وأن نوفق بإذن الله. उधर बात करें चाइना और भारत के तनाव की,
तो दोस्तों मोदी जी की सरकार ने खूब बेवकूफ बनाया। ना कोई गुदा था, ना कोई गुदा है, ना हमारी पहुंच किसी के कब्जे में है। ये बात बोल बोल के दिमाग में दर्द कर दिया गया। सरकारी तौर से झूठ बोला गया। अगर ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, तो फिर चीन के साथ टकराव बढ़ता क्यों जा रहा है? अब इतना बढ़ गया है, जो कदम 2 साल पहले उठाना चाहिए था अब उठाया जा रहा है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि चीन झुक ही नहीं रहा है। अब आईटीबीपी के 3 बटालियन बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर भारत तैनात करेगा और इसके अलावा बीओपी भी स्थापित करेगा, यानी बेस बनाएगा, मिलिट्री बेस, चेक पॉइंट जगह जगह बनाएगा। तो आप समझ लीजिए कि चाइना के साथ भारत का टकराव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में उन लोगों के मकान को जब्त करेगी मोदी सरकार जो कश्मीरी जम्मू कश्मीर में न रहकर, वहां मकान तो है, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि में जुड़े रहते हैं। अब इससे जम्मू कश्मीर में डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ये मोदी सरकार जेन्युइनली आतंकवादियों को ही निशाना बनाएगी या एक सिरे से तमाम मुसलमानों के मकानों पर कब्जा कर लेगी। ये एक अहम बात है, सोचने वाली और डराने वाली। दोस्तों अब सुनिए चीन की। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब चीन का डिफेंस मिनिस्टर ही लापता हो गया है। 29 तारीख पिछले महीने की, ये जो अभी गुजरी है, तब लास्ट टाइम चीन का डिफेंस मिनिस्टर नजर आया था। उसके बाद चीन की मीडिया में भी कुछ नहीं पता है, चीन की सरकार को भी कुछ नहीं पता है कि आखिर चीन का डिफेंस मिनिस्टर गायब कहां हो गया। उधर चाइना ने एक चाइनीज व्यक्ति को ही, जो हांगकांग में रहता था, वहीं पला बड़ा पैदा हुआ, उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि वो लड़कियों का इस्तेमाल करके, हनी ट्रैप करके चाइना के ही लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था और उनके जरिए चीनियों की जासूसी करके सारी जानकारी अमेरिका को दे रहा था। उधर हंगरी में एक बड़ा हादसा हुआ। हंगरी में एयर शो हो रहा था, हवाई शो किया जा रहा था। एक मिनी एयरक्राफ्ट उड़ा और वो करतब दिखा रहा था। अचानक से उस जहाज में आग लगी और वो क्रैश हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की, 2 पायलट की मौत हो गई है। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर, 33 साल बाद कोई फ्रेंच मिनिस्टर, बल्कि कहूं तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश पहुंचने के बाद पूरे बांग्लादेश में वो घूमे और वहां की शेख हसीना प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी। लंबी चौड़ी डील हुई है, वो इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन बात इमैनुअल मैक्रोन ने कही, उन्होंने कहा कि यूएन में जो रोहिंग्या मुसलमानों पर केस चल रहा है, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे और रोहिंग्या मुसलमानों को न्याय दिलवाएंगे। म्यांमार के, बर्मा के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनका सबसे ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था और वो लोग अपनी जान बचाकर सबसे ज़्यादा तादाद में रेफ्यूजी के तौर पर बांग्लादेश में मौजूद हैं। और इसी वजह से बांग्लादेश जब पहुंचे हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने ये मुद्दा खुद उठाया। इसके अलावा भारत से ज़्यादा इमैनुअल मैक्रोन फ्रैंक दिखे हैं बांग्लादेश में। अबे भैया, आम लोगों के बीच इंसान गया, आम लोगों के साथ खाना खा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा, ये भी कितना बड़ा दोगला है कि अपने देश के मुसलमानों से ये नफरत करता है, मस्जिदें बंद करवाता है, मदरसे बंद करवाता है, इस्लामोफोबिक बयान देता है और बांग्लादेश जाकर वहां के मुसलमानों से सीना मिलाता है। देखिए उधर दोस्तों लीबिया से बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर, इससे बुरी खबर अब तक नहीं है। लीबिया में ऐसा खतरनाक तूफान आया, ऐसा खतरनाक बाढ़, और क्या कहूं, तबाही ऐसी आई कि अब तक 2000 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है
और लाखों लोग बेघर हैं और लीबिया का राष्ट्र स्तर पर नुकसान हुआ है। 3 दिन के शोक का ऐलान लीबिया की गवर्नमेंट ने किया है। आइए तस्वीरों से मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि लीबिया का हाल क्या हुआ है। المشكلة دي يركبوا هذا شنو امسك السيارة حافظ حافظ ها قاوم 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 المشكلة دي يركبوا هذه شنو दोस्तों ठीक ऐसा ही हाल मोरक्को का भी है, जहां भी भूकंप आया था 2 दिन पहले। मरने वालों की संख्या 2700 से ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों एक प्रोसेस होता है, जब कोई देश मुसीबत में फंसता है तो दुनिया के देश या जो भी मदद करना चाहते हैं देश, वो ऑफ़र करते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन जिसको मदद चाहिए होती है उसको ऑफिशियली फिर मांगनी पड़ती है मदद कि भैया हाँ ठीक है, आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आप और आप हमारी मदद कीजिए। मोरक्को ने ऐसे ही किया। अब पूरी दुनिया ने ऐलान किया कि हम मोरक्को का साथ देंगे, मदद करेंगे, लेकिन मोरक्को ने 4 देशों से मदद मांगी है, स्पेन, कतर, ब्रिटेन और यूएई। अब मैं मोरक्को का एक खौफनाक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मोबाइल के ज़रिए अब वायरल हुआ है। जब ज़लज़ला आया, भूकंप आया, तो एक शादी समारोह चल रहा था, शादी हो रही थी और फंक्शन चल रहा था और मोबाइल से जो है वो पूरा इवेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसी दौरान भूकंप आया और क्या हुआ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे याद रखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।